Students of class 10, today we'll do the central idea of the poem. Today we'll do something new, like central idea करेंगे हम लोग. central idea के साथ साथ हम लोग इसके main points लिखेंगे, points 1, 2 and 3, and then सो टुडे विल डू समथिंग न्यू. जैसे कि सेंट्रल आइडिया करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 हम लोग इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे नंबरिंग करके. उसके बाद वी विल डू दी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोइट्री, एंड इफ द टाइम लेफ्ट देन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग, एंड विद द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग तो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. Dust of Snow is a small poem written by the famous American poet Robert Frost. Dust of Snow एक small poem है जो American poet Robert Frost के द्वारा लिखी गई है. The poem is set on a wintry day या on a winter day. जो poem है ये winter day में लिखी गई है. In the first stanza, the poet describes a simple natural happening. The snow is falling heavily. The snowflakes have covered the top of the trees. The poet is standing under a hemlock tree. The movement and alighted of a crow on that tree make the dust of snow fall on the poet, and it makes the mood of the poet happening. बस इतना ही हम लिखेंगे कि ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, इनके द्वारा लिखी गई है. और इस पोएम में एक इन्होंने नेचुरल सीन्स दिखाए हैं, और ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है. यू प्लीज़ ऑल यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी. Now come to the next. Now we will write or understand the poetry in the points. These are the main points. You can summary or central idea or whatever. आप ये जो लाइन्स हैं आप इनको सेंट्रल आइडिया में भी लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. कोई शॉर्ट आंसर आएगा वहाँ पे भी लिख सकते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे भी लिख सकते हैं. एंड यू कैन वेरी डीपली अंडरस्टैंड द स्टोरी. पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ विंटर्स डे. That this poetry has been written on a winter's day. Number 2, the tree tops were covered with the masses हटा दीजिए. The tree tops were covered with हैवी स्नो. जो ट्री के जो टॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी स्नो से भरे होते हैं, कवर्ड होते हैं. द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री विच वॉज हेमलॉक ट्री. जो पोएट होता है वो एक ट्री के नीचे वॉक करता हुआ पहुँच जाता है, और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे विच वॉज हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री होता है. दिस ट्री वॉज अ हेमलॉक ट्री. It's considered a poisonous tree. या it has the poisonous qualities. A crow alighted on the hemlock tree suddenly. The sudden movement of the, या आप इसको नंबर 5 को ऐसे लिख सकते हैं. There was a crow sitting on that hemlock tree. The sudden movement of the crow and the या ऐसे लिख सकते हैं कि by the sudden movement of the crow, the snowflakes fallen upon the poet. The snowflakes fell down upon the poet who was standing under the tree. The mass of snowflakes was so light and fine that it looked like the dust of white snow. जो particles थे snowflakes के, that was so light, इतने हल्के थे कि so that the poet has considered them or named them as the dust of snow. The sudden movement and arrival of the crow and the falling of the flakes of snow look like a just ordinary happiness. But the falling of the fine snowflakes on the poet leaves a tremendous effect on him. Tremendous का means होता है large. But the falling of the fine snowflakes on the poet leaves a tremendous effect on him. पर tremendous मीन्स होता है ह्यूज, बड़ा. जो snowflakes उसके ऊपर पोएट के ऊपर गिरती हैं उसका उसके ऊपर बहुत बड़ा असर, ह्यूज इफेक्ट पड़ता है. बिफोर दिस
बिफोर दिस द पोएट वॉज इन अ ग्लूमी और डिस्पेयरिंग मूड. ग्लूमी मीन्स होता है दुख. इससे पहले जो पोएट होता है वो बहुत ज़्यादा दुख के मूड में होता है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वो ग्लूमी मूड में होता है. डैट इज़ वाई ही हैज़ चूजन द ग्लूमी और द सैड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द नेचर सच एज क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. ये दोनों नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, ग्लूमी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है और क्रो को भी सब अच्छे उसमें नहीं देखते. नेक्स्ट, हाउ एवर दिस सिंपल ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ नेचर हैज़ अ वेरी कम्फर्टिंग इफेक्ट ऑन हिम. जो जब वो पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर से जो पत्तियाँ गिरती हैं वो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है. उसका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है. द फॉल ऑफ अ स्नो ओवर हिम चेंजेस हिज मूड एंड मेंटल स्टेट. वो उसका मूड और उसके मस्तिष्क की जो मतलब उसके दिमाग की जो अवस्थाएं होती हैं, जो उसका मूड ख़राब होता है, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, वो सब उसका चेंज हो जाता है जब उसके ऊपर स्नो गिरती है. इट ग्लैडन्स हिज हार्ट. उसका दिल खुश हो जाता है. ग्लैड मीन्स खुश. बिफोर दिस इंसिडेंट दैट पर्टिकुलर डे वॉज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम. इससे पहले उसका दिन अच्छा नहीं था, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, उसका मूड भी बहुत ख़राब था. ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट डे वुड गो वेस्ट. तो उसने अपने माइंड में सोच लिया था कि आज का दिन तो पूरा बेकार होने वाला है. उसका मूड अच्छा नहीं था. और जो ये भी क्वेश्चन आता है तो उसने ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिए थे बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड. However, the fall of snowflakes on him makes him realize that the whole day was not being wasted. जब उसके पास स्नोफ्लेक्स गिरती हैं तो उसको ये रियलाइज़ हो जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है, तो सोचता है जो बचा हुआ बाकी का दिन है वो मैं अच्छे से इंजॉय करूँगा और अब वो वेस्ट नहीं होगा. Next, at least this part of the day when he is enjoying the snowflakes has been saved. एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम. जो बचा हुआ पार्ट होता है डे का वो तो स्नोफ्लेक्स की वजह से बच जाता है. नेक्स्ट, एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन प्लीजेंट. कुछ पार्ट तो दिन का कम से कम प्लीजेंट मीन्स खुशनुमा रहेगा. नेक्स्ट, इफ़ ही हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड सच अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस ही वुड हैव रिग्रेटेड एट द वेस्टेज ऑफ द होल डे. अगर उसके साथ ये अच्छा अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं करता, वो इसको प्लीजेंट खुशनुमा चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता, ही वुड हैव रिग्रेटेड, उसको दुख रहता कि आज उसका पूरा दिन ख़राब हो गया. अब हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कर लिया. मेन पॉइंट्स वी हैव डन. नाउ कम टू दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री. शुक मीन्स होता है शेक का पास होता है. शुक शुक माने होता है उसको हिलाना. तो जो हेमलॉक ट्री होता है उसको कौन शुक करता है? क्रो. नेक्स्ट, विच ट्री डिड द क्रो शेक. कौन से ट्री को क्रो शेक करता है? हेमलॉक ट्री. यहाँ पे मैंगो, मैपल, ओक बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. मगर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आप तुरंत आंसर लगा देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. इन वॉट मूड वॉज द पोएट अर्लियर. पोएट अर्लियर मीन्स होता है पहले. पहले जो होता है पोएट उसका क्या मूड होता है? सैड. यहाँ पे सैड की जगह ग्लूम लिखा होता तो आप ग्लूम पे टिक करते. नेक्स्ट, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट. ये अमेरिकन पोएट थे. ये भी आ सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन डैश पोएट. अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, कहाँ के थे? तो ये अमेरिकन पोएट थे. कॉम्प्रीहेंशन अब हम लोग करेंगे. हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, हम लोग करेंगे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टैंजास. हम लोग स्टैंजास के कॉम्प्रीहेंशन उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. स्टैंजा 1, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जो एक क्रो है वो इस तरह से मेरे ऊपर शुक मतलब हिलाता है उसको, डस्ट ऑफ स्नो को, हेमलॉक ट्री से. क्वेश्चन बनेगा इससे, व्हाट डिड द क्रो डू टू दी हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री को क्रो क्या करता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम. उस ट्री पर उस समय क्या होता है? स्नो होती है. वेयर डू यू थिंक वॉज द पोएट देन. वो पोएट कहाँ होता है? ही इज़ अंडर द ट्री. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? द डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. राइट द राइमिंग वर्ड्स. Now the answers. Answer A, the crow shook the hemlock tree. What did the crow shook? He shook the hemlock tree. Next question, there was what was on the tree? There was snow on the tree. In नहीं होगा, on होगा, on the tree at that time. Next question, next answer. Then the poet was under a hemlock tree. The name of the poem is Dust of Snow. The name of the poet is Robert Frost. And rhyming scheme crow, snow, me, tree. ये rhyme कर रहे हैं crow, snow के साथ और me, tree के साथ. Stanza 2 has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued.
तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंजा से है कि इसने मेरे कुछ दिन का कुछ पार्ट बचा लिया है। अगर सिर्फ ये पैसेज आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉम विच पोइट्री ऑफ योर कोर्स दिस स्टैंजास हैज़ बीन टेकन, तो आप बता देंगे पढ़ के कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड किसका हुआ था? पोएट का, आपको रिकॉल हो जाएगा। सो क्वेश्चन है व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड? द स्नोफॉल हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, जो स्नोफॉल होती है। एंड व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे? पोएट उस दिन के बारे में क्या सोचता है? हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव फॉर द पोएट? बाकी का दिन पोएट के लिए किस प्रकार बच जाता है? नेम द पोएम, नेम द पोएट। द फॉलिंग ऑफ डस्ट of snow, the falling of dust of snow on the poet had changed his mood. The falling of dust of snow, टुकड़ों में बांटेंगे। जो फॉलिंग है किसका? डस्ट ऑफ स्नो का। किस पर? ऑन दी पोएट। क्या करता है? हैड चेंज हिज मूड। नेक्स्ट, ही हैड फेल्ट, वो क्या थॉट करता है, क्या सोचता है? ही हैड फेल्ट, फेल्ट माने भी विचार करना। वो सोचता है कि सैड अबाउट दैट डे, उस दिन के बारे में ख़राब सोचता है, बुरा सोचता है। बट द फॉल ऑफ स्नो, बट जो स्नोफॉल होती है हैड चेंज हिज मूड, उसके मूड को चेंज कर देती है। ही स्टॉप्ड रूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड। और अब क्या होता है? वो अब बुरा सोचना बंद कर देता है, और जब स्नोफॉल होती है इट हैड चेंज हिज मूड, उसके मूड को चेंज कर देती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम? डस्ट ऑफ स्नो। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ब्रैकेट में अमेरिकन पोएट भी यू कैन राइट। स्टैंजा 3, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। ये हम लोग कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग इससे करेंगे। सेव मीन्स होता है बचाना, पार्ट मीन्स होता है उसका एक हिस्सा, एंड ल्यूड मीन्स होता है गहरा दुख, बहुत ही ज़्यादा। जब दिल से इंसान दुखी होता है तब आता है वहाँ पे वर्ड ल्यूड, ग्लूम, रिग्रेट। यहाँ पे क्या आया है? ऑफ अ डे आई हैड ल्यूड, जो मेरा दिन का जो मतलब हिस्सा ख़राब हो गया होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? ल्यूड होता है, दुखी होता है। रिग्रेट माने भी वही होता है, डीपली रिग्रेट, फेल्ट सैड डीपली। नाउ द शॉर्ट आंसर, and this you have to write in 30 to 40 words in your exams. The word limit is that. How has the poet observed nature in the poem Dust of Snow? The poet has observed nature, जो poet है उसने nature को कैसे observe किया है? In a positive medium of changing for him. Because earlier the mood of the poet was very depressed, and after when he came closer to the came in the contact of nature, that is that crow, snow and hemlock tree, his mind has changed completely and started thinking positively. ये तो हमने बताया, आप इसको पढ़ते हैं। द पोइट हैज़ ऑब्जर्व नेचर एज इन अ पॉजिटिव मीडियम बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड हिज मूड। The poet had been the sorrowful and depressive mood in the poem earlier, but then the way a crow shook snow dust off, it changed his mood. Nature gave him the inspiration to behave in a positive manner. Nature हमें क्या सिखाती है? We always think in a positive mood, because nothing is positive and nothing is negative. It always depends on our mood. Question 2, what is the underlying message for us in a hectic life with reference to the poem Dust of Snow? या फिर और what is the central idea of the poem Dust of Snow? Central idea we have done earlier, अभी हमने किया है। Central idea, main points, objective type questions, stanza based questions, and now we are doing short answers and questions. So the answer is in the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes, certain means होता है sure, sometimes some sure moments जो होने ही होते हैं, or actions which are simple have larger significance, they can change the mood or life of a person. The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful. Students, if you find it difficult, you can write in your own words. हम इसको simple करके ऐसे लिख सकते हैं कि in the poem, धीरे धीरे बोलेंगे जिससे आप सुन सकें। In the poem Dust of Snow, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज, कन्वे करना चाहता है मैसेज को कि डैट नथिंग इज़ नेगेटिव और बैड इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल आर मूड। वो सिर्फ हमारा मूड होता है। इफ़ वी आर इन गुड मूड एवरीथिंग बिकम्स गुड, एंड इफ़ आर मूड इज़ बैड एवरीथिंग कैन बिकम वेरी बैड. Or at that day he was in a depressive mood, but when the snow fell upon him, it changed his mood completely.
नेक्स्ट, व्हाट साइड ऑफ अ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जो नेचर में जो उन्होंने लिया है क्रो को और हेमलॉक को, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Crow has a negative aspects because it has a black color, it has harsh voice, उसकी बहुत ही तीखी आवाज़ होती है, उसका रंग काला होता है. एंड हेमलॉक इज़ अ ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट या पॉइजनस फ्रूट, वो पॉइजनस ट्री होता है. बोथ आर नॉट ब्यूटिफुल. दे रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, sorrowful and bitter side of the nature. So students, today we have done very important exercises. So these all are important. Make notes of it. Note down all in your copy. क्या क्या किया हमने. सबसे पहले आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके बाद आप मेन पॉइंट्स इन नंबर्स में लिखेंगे पॉइंट्स डाल के. देन यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स. आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस, एंड देन स्टेंचा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स.